नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में। आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम सिर्फ आपको खबरों से रूबरू नहीं करते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत करना है, जो ना तो आपको किसी चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबर के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो मुंबई में बॉलीवुड और आर्थिक जगत के तमाम महारथियों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दूसरी खबर रहेगी देश में हो रही सियासी यात्रा की, क्योंकि 2024 में पीएम पद के दो दावेदार इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार तो दूसरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। दोनों अपनी यात्रा के जरिए खोई हुई सियासी जमीन को टटोलने में लगे हुए हैं। तीसरी खबर आज खबरों के टॉप एंगल में आपको दिखाएंगे, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई, जिन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने का आरोप लगाया है। और चौथी खबर आपको बताएंगे राजस्थान की, जहां राजस्थान में घूस लेने वाले आरोपियों की पहचान छिपाने से जुड़ी हुई है ये चौथी खबर। तो आइए टॉप एंगल में सबसे पहले बात करते हैं मुंबई दौरे की। मुंबई दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने आज रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मुलाकात की और निवेश के लिए सुरक्षा का माहौल देने की गारंटी देकर आए हैं। और इसी के साथ सीएम योगी ने फिल्मी हस्तियों और बैंक कर्मियों से भी मुलाकात की है और निवेश के जरिए यूपी को अग्रणी प्रदेश बनाने की अपील की है। और दूसरी तरफ यूपी का विकास कांग्रेस को पच नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने अब सीएम योगी के कपड़ों पर ओछी टिप्पणी कर दी है और अपनी मानसिकता ही इस तरह उन्होंने जाहिर की है। योगीनोमिक्स से धनवान यूपी। कांग्रेस को भगवा कपड़े पसंद नहीं। बॉलीवुड पहुंचे बाबा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। बुधवार को खिलाड़ी कुमार से मुलाकात की और नोएडा फिल्म सिटी के विकास के लिए बॉलीवुड का विश्वास जीता। बहुत ही हृदय से स्वागत हो रहा है, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने जो अपना भाव दिखाया है सिनेमा के प्रति, कलाकारों के प्रति, निर्माताओं के प्रति, निर्देशक के प्रति, वो शायद ही कोई मुख्यमंत्री आज तक दिखाए होंगे। जिस तरह से उन्होंने आज भी कहा, कई मंचों पे वो कहते हैं कि कला जो है वो ईश्वर का वरदान है। एक संत और एक दार्शनिक के मुख से ये बात सुन के बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस तरह का भाव हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के प्रति, जहां लोगों का नजरिया कहीं न कहीं नेगेटिव होता जा रहा है। खूबसूरत प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान, लेकिन काफ़ी लोगों ने यही भी कहा कि फिल्म सिटी के साथ साथ मैं मानता हूं कि यूपी इज़ अ फिल्म स्टेट, इट्स नॉट अ फिल्म सिटी। तो हर स्टेट को, हर सिटी को उस स्टेट में बढ़ावा दिया जाए, टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, खास करके जूनियर्स व्हेन इट कम्स टू लाइटमैन, लाइट असिस्टेंट्स, ताकि हम यहाँ से छोटी यूनिट लेकर जाए। और सब्सिडीज उनके वजह से मिलना चाहिए कि अगर आप लोकल टैलेंट को अच्छा काम देते हो तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। और वैसे ही, और अच्छी बात यह भी है कि OTT को भी इंक्लूड किया जा रहा है, टेलीविज़न को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम ने ये सोचा है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज जी एंड रवि एंड निरवा कमिंग फॉरवर्ड। तो गुरुवार को बैंकिंग जगत के दिग्गजों से मिलकर नए भारत के लिए नए उत्तर प्रदेश की नींव रख दी। यूपी की बढ़ती ताकत से उद्योगपतियों को रूबरू करवाया और जता दिया कि बात सियासत की हो या फिर अर्थ जगत की, दिल्ली या मुंबई, रास्ता तो यूपी से होकर ही निकलता है।
उत्तर प्रदेश ऐसे ही ईश्वर की आराधना का और उनके अवतार की भूमि नहीं थी, वो पुरुषार्थ की भूमि रही है। पुरुषार्थ, लोगों ने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया। ईश्वरीय अवतार तभी वहां बार बार हुए, मां गंगा का आशीर्वाद और मां यमुना का आशीर्वाद तभी वहां प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम वहां इसीलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की पोटेंशियल थी। वहां के उद्यमियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार की मेहनत की। कौन ऐसा जनपद है जिसके पास अपनी परंपरागत पूंजी न हो? देश में कुल कृषि भूमि का 11% हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है। देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश के पास 96 लाख रजिस्टर्ड MSME यूनिट्स हैं। यूपी में पिछले 5 सालों के अंदर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैंकिंग जगत के दिग्गजों के साथ बैठक की। इस दौरान योगी ने कहा कि मुझे पता है कि आप न केवल अपने बैंक पर नजर रखते हैं, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश पर भी आपकी नजर है। आप वहां की हर खबर रखते हैं। आप हमारी विकास यात्रा के साक्षी भी हैं और सहभागी भी। इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। बाबा के प्रदेश पर बैंकर्स की नजर। योगी ने मुंबई में उद्योगपतियों के सामने यूपी की परिभाषा कुछ इस कदर दी। आज पूर्वी यूपी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है तो पिछड़े कहे जाने वाले बुंदेलखंड की तरक्की को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रफ्तार दे रहा है। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए हम प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। हम लैंडलॉक स्टेट थे, लेकिन अब यहाँ देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित हो गया है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। विकास और बदलाव के ये काम बिना बैंकों, वित्तीय संस्थानों के सहयोग के संभव नहीं था। आपने हमारा सहयोग किया, देखिए उत्तर प्रदेश बदल गया। लेकिन कांग्रेस को यूपी का ये विकास पच नहीं रहा। यूपी में विकास की बात पर जब सियासत की नहीं सूझी तो कांग्रेस सीएम योगी के वस्त्र को सियासी अस्त्र बनाने में जुट गए। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने सीएम पर ये टिप्पणी कर दी। मैं योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर जो बयान दिया उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा था कि अगर यूपी में या इस देश में इंडस्ट्री आनी है तो आधुनिक विचारों के जरिए आएगी। सब लोगों को साथ में लेके अमन पैदा करके समाज में एकता है ये दिखाएंगे तो ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ही बाहर के लोग आएंगे। आज आने के लिए हिचक रहे हैं, इसका कारण ये है। तो आदिनाथ जी ने ये विचार करना चाहिए कि खाली ड्रेस डाल के नहीं चलेगा, दिमाग भी आधुनिक होना जरूरी। लेकिन कांग्रेस नेता की इस ओछी टिप्पणी पर बीजेपी ने ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना ने भी असहनीय करार दिया है। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के परिश्रम की पराकाष्ठा में उत्तर प्रदेश डेवलप कर विकास कर रहा है। न्यू यूपी क्या है, नया उत्तर प्रदेश क्या है, हम लोग देश विदेश और अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं उसको बताने के लिए कि आज क्या है। हमारे पास एयर कनेक्टिविटी है, रोडों का जाल है, सड़कों का जाल फैला हुआ है, आज हमारे पास ट्रेनों का जाल फैला हुआ है। सभी को सुविधाएं देंगे। हमारा 1 विंडो सिस्टम है, सभी इसको सुविधा देंगे। निवेश करने आए उत्तर प्रदेश में कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी प्रकार की आकर आप निवेश करिए उत्तर प्रदेश में, लोगों को रोजगार दीजिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का विकास करिए। आप हुसैन दलवाई जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग को लेकर जो बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं। भगवा यह केवल कोई परिधान नहीं, कोई रंग नहीं, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हमारे लिए तो प्राण के समान है। रही बात योगी आदित्यनाथ जी के महाराष्ट्र दौरे की, भारत में कोई नेता किसी भी राज्य में आ जा सकता है, बिजनेस व्यापार की बात कर सकता है,
तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष पर ऐसे बयानों से हमें बचना चाहिए। सवाल ये है कि क्या यूपी में साफ हो चुकी कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालत में है, जो विकास से लेकर सियासी बात तक हर मोर्चे पर विफल हो गए। तब तो कांग्रेसी नेता ऐसी टिप्पणियां कर बची खुची कांग्रेस का भी रसातल में पहुंचाने का पूरा प्लान बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री। और आइए अब जरा इस खबर के टॉप एंगल को समझ लेते हैं। मुंबई में फिल्मी हस्तियां अक्षय कुमार, रवि किशन, निहौवा और सुनील शेट्टी जैसे तमाम कलाकारों से योगी का मिलना यह बताता है कि सीएम योगी नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर कितने संवेदनशील हैं। अब यूपी में निवेश के लिए योगी इससे पहले कई कोशिशें कर चुके हैं, मसलन देश भर के उद्योगपतियों से मिलना, G20 के मंच को यूपी में निवेश के लिए भुनाने की कार्य योजना, और अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के निवेशकों को यूपी से जोड़ने की यह कवायद यूपी को आने वाले कुछ सालों में देश के अग्रणी प्रदेशों में गिना जाएगा, इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। और लगातार इस तैयारी के चलते इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष सियासत भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीतीश कुमार की। बिहार में नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा निकाली तो एक बार उनकी ये यात्रा सियासी सवालों में घिर गई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इन यात्राओं को लेकर सियासी हमला करने में लगातार जुटी हुई है और लगातार इस पूरे मामले को फिलहाल सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। अलग अलग मामलों में अलग अलग बात हो रही है, लेकिन इस मामले पर भी सियासत खूब हो रही है। और लगातार क्योंकि एक तरफ बात की जाती है कि विपक्ष को एक किया जाना है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की ये दो पार्टियां, ये दो बड़े चेहरे अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं, यानी अलग अलग दिशा में। हिंदुस्तान में नेताओं की यात्राओं का इतिहास नया नहीं है, लेकिन मकसद हर दौर में बदलता रहा है। इस देश में गांधी से लेकर लोहिया, जेपी और आडवाणी तक ने यात्राएं की, लेकिन कभी भी मकसद सत्ता नहीं रहा, जन कल्याण या फिर मंदिर निर्माण। लेकिन आज के दौर में जो यात्राएं हो रही है, उनका मकसद दावों और इरादों से अलग सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। लाल किले पर झंडा फहराना है, रायसीना हिल्स में निवास करना है और प्रधानमंत्री का तमगा पाना है। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनाव करेंगे। आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है, कोई जिसको बोल तो क्या नीतीश जी, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। राहुल ने भले ही संकेत में कहा हो कि किसी क्षेत्रीय पार्टी के पास पीएम पद की दावेदारी का दावा करने का नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे वो अखिलेश हो या फिर नीतीश या फिर ममता बनर्जी। इसीलिए नेताओं की क्षेत्रीय सियासत को ही ढाल बनाकर राहुल नेताओं पर पीएम पद की दावेदारी को लेकर आक्रामक है और इसीलिए पिछले 4 महीने से भारत की यात्रा पर हैं। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जनमानस को टटोल रही हैं। पीएम के लिए अपनी उम्मीदवारी का लिटमस टेस्ट भी कर रही हैं और इस टेस्ट का पहला रिजल्ट 4 दिन पहले उन्हीं की पार्टी के नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहकर कर दिया कि 2024 में राहुल जी ही प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। उधर बिहार के सीएम हैं जिनकी नजर 2024 के लिए दिल्ली पर है और इसी ख्याली पुलाव में पड़कर सुशासन बाबू ना चाहते हुए भी तेजस्वी से दिल का तार जोड़ लिए हैं और जनता के दिल की बात जानने समाधान यात्रा पर निकल गए। अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके हमने देखा है कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया,
काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही हैं। हालांकि नीतीश कई बार अपनी पीएम उम्मीदवारी को जुबान पर नकार चुके हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा का ज्वार भाटा नीतीश बाबू को चैन से न सोने देता है न जागने। तब तो समाधान यात्रा के बाद राहुल बाबा की तरह देश भ्रमण का भौकाल अभी से टाइट कर रहे हैं। अब देखिए, पहले तो कर ले और उसका हाउस जनवरी में खत्म हो जाएगा ना? नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद विधानसभा थोड़ा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे करते हैं। अब सवाल है कि क्या यात्रा से राहुल हो या नीतीश जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे? पीएम पद की मृग मरीचिका तो दूर, सियासी रूप से मजबूत हो पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो जो हाल तोरा वो हाल मोरा वाले हालात हैं। कांग्रेस सियासी रूप से देश में मरणासन है, तो नीतीश बिहार में एनडीए से अलग होकर अपनी लुटिया डुबो चुके हैं और ये मान चुके हैं कि अब वो बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। तब तो बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश का सियासी समीकरण बिगड़ रहा है और इसीलिए वो पहले बिहार और अब भारत भ्रमण पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई पत्थर ना फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा ना लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग ना करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। तो इसको यात्रा देने का तो कोई तुक ही नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वो कर सकते थे। और इनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है। बहरहाल यात्रा बिहार के बगहा से शुरू हो या फिर सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी से, लक्ष्य दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करना ही है। लेकिन हकीकत ये है कि यात्रा का सियासी झुनझुना बजाकर भौकाल टाइट करने वाले राहुल गांधी की सियासी ताकत संसद में विपक्ष की हैसियत पाने की भी नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी की ताकत 2024 के चुनाव में अपने बूथों सांसदों को जोड़ा अंक बनाने तक की नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी का एक फरमान अब पूरे महकमे पर सवाल उठाने को मजबूर कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार ही भ्रष्टाचारियों को छिपाने में लगी हुई है? क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले ही अब उनकी पहचान छिपा रहे हैं? ये तमाम सवाल। राजस्थान में अब भ्रष्टाचार बेपर्दा। अब राजस्थान में घूस लेने वाले अधिकारियों की पहचान नहीं होगी उजागर। यह आदेश एसीबी के नवनियुक्त एडीजी हेमंत प्रियदर्शी का है। 4 जनवरी को ही एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने डीजी पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला और डीजी का कार्यवाहक पद संभालते ही हेमंत प्रियदर्शी ने एक अजीब फरमान जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक राजस्थान में अब एसीबी की कार्रवाई के बाद जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी का नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इस आदेश में दावा किया गया है कि घूस लेने के आरोपियों की पहचान उजागर करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन एसीबी के कार्यवाहक डीजी का ये आदेश अब उन्हीं के गले का फांस बनता जा रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या एसीबी भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है? घूसखोर अफसर के मानवाधिकार की रक्षा करने वाली एसीबी उनके कारनामों पर पर्दा क्यों डाल रही है? देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई के बाद आरोपियों के नाम, पता और फोटो सार्वजनिक करती हैं। राजस्थान पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंटेलिजेंस पुलिस और सीबीआई भी कार्रवाई के बाद आरोपियों के नाम और फोटो मीडिया को देती है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एसीबी ऐसा क्यों कर रही है जो घूसखोर अफसरों और कर्मचारियों और इसके अलावा नेताओं के कारनामों को आम जन के बीच उजागर नहीं करना चाहती।
दरअसल 5 साल पहले बीजेपी सरकार को एक ऐसा ही बिल वापस लेना पड़ा जिसमें भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान उजागर नहीं किए जाने के प्रावधान किए गए थे। उस दौरान बीजेपी सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसमें ये प्रावधान था कि सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने से पहले किसी भी दागी लोक सेवक का नाम और पहचान उजागर करने पर 2 साल तक की सजा होगी और साथ ही भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर कार्रवाई से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस बिल का कांग्रेस ने भारी विरोध किया था। 4 महीने बाद ही तत्कालीन वसुंधरा सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा। भ्रष्टाचारियों को बेपर्दा रखने का फरमान जारी करने के बाद एसीबी के कार्यवाहक डीजी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि न्यायालय की कार्रवाई में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में ये भ्रष्ट अधिकारी, ये कर्मचारी और ये नेता बेखौफ होकर भ्रष्टाचार करते रहेंगे तो कानून के जानकारों की माने तो घूस लेने के आरोपियों की पहचान छुपाए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। केवल अत्याचार से पीड़ित महिलाओं की पहचान उजागर नहीं करने का प्रावधान कानून में है, लेकिन तमाम एजेंसियों की कार्रवाई में पहचान छुपाने का कोई प्रावधान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की कर लेते हैं, जिन पर जेल अधिकारियों को धमकाने के आरोप लगे हैं। जी हां, एक कैदी पर जेल अधिकारियों को धमकाने के आरोप लगे हैं और ये आरोप जेल अधिकारियों ने ही लगाए हैं, जिसकी शिकायत डीजी जेल से कर दी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की धमकी, अधिकारियों को देख लेने की धमकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों ने डीजी जेल से की है और जेल अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि 8 दिसंबर को जेल में नियमों का उल्लंघन करने पर जैन को कारण बताओ नोटिस देने गए तो सत्येंद्र जैन ने धमकी दी। मैं सब जानता हूँ, बाहर निकलने के बाद मैं सभी को देख लूंगा। मैं जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगूंगा और बाहर निकलकर इन अधिकारियों को देख लूंगा। ये सारा मैटर राजनीतिक है। जिन अधिकारियों ने डीजी को शिकायत दी है उनमें जेल नंबर 7 के अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एआईजी जेल और लॉ ऑफिसर शामिल हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी अब सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लगता है सत्येंद्र जैन अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी तक तो वो रिजॉर्ट के अंदर मजे ले रहे थे, लेकिन जब से वो वीडियो सामने आए हैं और उनपे सख्ती हुई है, उसके बाद से अब लग रहा है कि वो पिछले 15, 20, 25 दिनों से वाकई जेल के अंदर हैं।